ओके, अच्छा ये अपन ने कल कर लिया था ना, ठीक है। उसके सर पे बैठ जा, नहीं बैठ जा, बैठ जा। अब तेरा कुछ जाएगा नहीं, उसका कुछ रहेगा नहीं। ढूंढेंगे वंस अपॉन ए टाइम देर वाज ए बच्चा है, ढूंढना पड़ेगा। यहाँ एक बच्चा बैठा होता था और उसके पास एक में लुप्त डायनासोर भी बैठा होता था, कब निकला पता ही नहीं लगा है। चलिए ओके स्टार्ट। कल अपन ने डीएनए के बारे में जनरल बातें की थी। अच्छा ये सारा समझ लिया था ना कि लाइफ की कंटिन्यूटी कैसे आई है, कारण सबको क्लियर हो गया है ना। अब एक चीज और समझ लेते हैं ना। मान लो कल समझाया मेरे को याद नहीं है, ये एक सेल है, इस सेल का ये डीएनए है। मान लेते हैं बच्चे डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है, कैसा है, तो यहां आ गया ATGC है ना। हमने इसका रेप्लिकेशन किया, रेप्लिकेशन करके दूसरा स्ट्रैंड बना दिया TACG, तो रेप्लिकेशन हो गया, एक स्ट्रैंड बन गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देते हैं और अलग करके हम दो सेल बना देते हैं। तो दोनों सेल के पास डीएनए का एक एक स्ट्रैंड आ गया। वो जो दोनों सेल के पास आया है वो आइडेंटिकल है या कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या करते हो बिना देखे बोलते हो? वो आइडेंटिकल है या कॉम्प्लीमेंट्री है? आइडेंटिकल तो क्या बनने वाली सेल आइडेंटिकल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? तो लाइफ की कंटिन्यूटी नहीं आएगी। अब डीएनए को डबल स्टैंड कर ले, डबल स्टैंड करके अब इसका रेप्लिकेशन करवा के एक डीएनए और बना दो और फिर दोनों डीएनए को अलग करके दो सेल में भेज दो। अब चेक कर लो बनने वाली दोनों सेल। यही तो लाइन कह रही थी कि स्पेसिफिक बेस पेयरिंग जो हम पढ़ रहे हैं, क्या इस बेस पेयरिंग के कारण कॉपी मैकेनिज्म आसान हो गया या नहीं हो गया? अगर ये काम नहीं होता तो आइडेंटिकल सेल का बनना पॉसिबल, तो लाइफ की कंटिन्यूटी आ पाती या नहीं आ पाती? लाइफ की कंटिन्यूटी। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ 10,000 out of 10,000 nucleotide in DNA, 2600 is adenine, 2600 is A. Out of 10,000 nucleotide in the DNA, 2600 is the A. Then number of rest of the nucleotide. हाँ बच्चों A कितना है? अगर A 2600 है तो इसका मतलब TB क्या हो गया, तो फिर G क्या हो गया 2400, तो C क्या हो गया? क्या सिंपल सा चार का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा कि प्यूरिन इज इक्वल टू द पायरिमिडिन, प्यूरिन इज इक्वल टू, तो अगर हमें एक की क्वांटिटी दे दीजिए तो क्या हम चारों की क्वांटिटी आराम से निकाल लेंगे? ओके इसी क्वेश्चंस को अब हम दोबारा लिखेंगे। अब लिखेंगे आउट ऑफ 10,000 बेस पेयर इन द डीएनए, आउट ऑफ 10,000 बेस पेयर इन द डीएनए A is 2600. The number of the rest of the nucleotide. थोड़ा सा बच्चों माइनर चेंज हुआ क्वेश्चन में, बात को पकड़ लेना। अब क्या है, न्यूक्लियोटाइड है या बेस पेयर है? तो हमें बेस पेयर को किस में बदलना पड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे निकलेगा? न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू बेस पेयर इंटू 2। तो 10,000 क्या है? बेस पेयर है, तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कितने आ गए? 20,000। क्या अंतर है दोनों क्वेश्चन में? ऊपर क्या दिया था और नीचे क्या दिया है? आंसर वही आएगा, आंसर पूरा बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। आई
आई बात समझ में? तो हमें क्वेश्चन में कैप्चर करना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमें न्यूक्लियोटाइड दे रहा है या बेस पेयर दे रहा है, ये चीज हमें कैप्चर करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 10,000 न्यूक्लियोटाइड इन RNA, out of 10,000 nucleotide in RNA, 2600 is A. Out of 10,000 nucleotide in RNA, 2600 is A, number of the rest of the nucleotide. Out of 10,000 nucleotide in RNA, 2600 is A, number of rest of the nucleotide. Why? आई बात समझ में? तो ये नहीं देखना सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड, ये भी देखना डीएनए है या आरएनए, डीएनए है या, अब ये आरएनए डीएनए, इसका मतलब यहां 4 का रूल अप्लाई, इज इट क्लियर? लिख लेंगे कांट बी प्रिडिक्टेड, कांट बी प्रिडिक्टेड, कांट बी प्रिडिक्टेड एज, कौन था है? बाहर के, कोई बात नहीं, पूरा बाहर कर लेते हैं। एज आरएनए इज द सिंगल स्ट्रैंड, यहां कौन था अभी? यहां कौन था अभी? क्या देख रहा था? क्या देख रहा था क्लास में? तो गेट क्यों खोला? सर मैं कुछ नहीं किया सर, मैं ऐसे देख रहा था सर, ऐसे नॉर्मली पीछे उसने धक्का मार के भाग गया सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। हाँ चले आगे, फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा लिख लिया वो, कांट बी प्रिडिक्टेड बिकॉज आरएनए इज एंड चारगाफ रूल इज एप्लीकेबल फॉर डबल स्ट्रैंड। चारगाफ रूल इज एप्लीकेबल फॉर डबल स्ट्रैंड, चारगाफ रूल इज एप्लीकेबल फॉर डबल स्ट्रैंड। ओके, अगला क्वेश्चन। आउट ऑफ 5386 न्यूक्लियोटाइड, आउट ऑफ 5386 न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए ऑफ 5x174, out of 5386 nucleotide in the DNA of 5x174, T is the 1500, T is the 1500, number of the rest of the nucleotide। DNA तो दिया है, बट DNA किसका है? 5x174, और वो अंडरस्टूड रहेगा कि उसका DNA सिंगल स्ट्रैंड है। इज इट क्लियर? तो हम यहां नहीं बता सकते। अब 5x174 का डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है, ये आपको बताया नहीं जाएगा, ये अंडरस्टूड जाएगा। ये हमें खुद को याद रख के चलना है कि 5x174 है, इसका मतलब इसका डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है। तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? लिख लेंगे कांट बी प्रिडिक्टेड। क्यों? आई बात समझ में? तो हमें क्वेश्चन में छोटी छोटी बारीकियां खुद को पकड़नी पड़ती है। एक छोटा सा वर्ड चेंज कर देते हैं, पूरा आंसर बदल जाता है, पूरा आंसर। तो हमें खुद को प्रिडिक्ट करना है क्या गिवन है, सर्कल में ले ला करो, न्यूक्लियोटाइड है, बेस पेयर है, डीएनए है या आरएनए, पहले इन चीजों को सर्कल में ले लो, फिर आंसर आराम से आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। ए डीएनए मॉलिक्यूल हैव, ए डीएनए मॉलिक्यूल हैव 3000 base pair, a DNA molecule have 3000 base pair, then what will be the number of following? What will be the number of following? हाँ बच्चों, पहली बात करो, क्या दिया है? न्यूक्लियोटाइड दिया है, बेस पेयर दिया है? न्यूक्लियोटाइड नहीं दिया, क्या दिया? then what is the number of following? पहला न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही, कितने हो गए? 6000। प्यूरिन कितने हो गए? क्या हुआ, आवाज दब क्यों गई? कंफ्यूजन आया? अरे बेस पेयर किस में हो रहा है? प्यूरिन एंड पायरिमिडिन।
तो जितने बेस पेयर उतने ही प्यूरिन है, उतने ही थर्ड पायरिमिडीन 3000। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 6000। याद है सब बच्चों को कि हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने हो गए 6000। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 5998। क्यों याद है? -2 क्या निकलेगा? माइनस राइबोज शुगर 6000। नहीं 6000 नहीं 6 दुष्ट आत्माओं, डीऑक्सीराइबोज। ओके, बस यही गलती होनी थी, वो होगी। राइबोज शुगर नहीं है, क्या है? डीऑक्सीराइबोज है। राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है? तो राइबोज शुगर यहां 0। हाँ बोलो बच्चों, ये तो हमारे पहले फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अब दूसरे फॉर्मेट पे आते हैं। अब हम बात करेंगे लेंथ एंड बेस पेयर को लेकर कि लेंथ दी जाए तो बेस पेयर कैसे निकालेंगे और बेस पेयर दी जाए तो लेंथ कैसे निकालेंगे। लेट अस स्टार्ट। अगला क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डीएनए? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डीएनए having 20,000 base pair? Having 20,000 base pair. What is the length of the DNA having 20,000 base pair? लेंथ निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है कि जितने भी बेस पेयर गिवन है उसको 3.4 से, क्यों, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो अगर बेस पेयर को 3.4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हमारे पास लेंथ आ जाएगी? मैंने क्वेश्चन क्या दिया सुना ना, 20,000 बेस पेयर है ना, निकालो। तो लेंथ इज इक्वल टू बेस पेयर इंटू, हमें बेस पेयर कितना दे दिया? 20,000 इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? अब ऐसे क्वेश्चन में ना आपको यूनिट का ध्यान रखना है यार, कि वो एंगस्ट्रॉम पूछ सकता है, नैनोमीटर पूछ सकता है, मिलीमीटर पूछ सकता है। हमारी खोपड़ी में तो 68,000 बैठा हुआ है, यूनिट डजंट मैटर। यूनिट का विशेष ध्यान, ऐसे क्वेश्चन में विशेष ध्यान किसका? यूनिट का। ये 68,000 एंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर में 6800, नैनोमीटर में, तो ऐसे क्वेश्चन में यूनिट का विशेष ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट होगा, अब कर लोगे 20,000 न्यूक्लियोटाइड। कॉपी में यहां तो हो जाता है, एग्जाम में क्या साम सूंघ जाता है ये नहीं पता, वहां नहीं दिखता क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डीएनए हैविंग 20,000 न्यूक्लियोटाइड? मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मेरे को तरीका चाहिए। क्या मेन चीज दी गई है? पकड़ ली सब बच्चों ने? अब क्या दिया है? 20,000। अगर लेंथ निकालनी है तो लेंथ निकालने के लिए आपको न्यूक्लियोटाइड चाहिए, बेस पेयर चाहिए। और क्वेश्चन ने क्या दिया है? को किस में बदलो? कैसे बदलो? न्यूक्लियोटाइड डिवाइड बाय 2। न्यूक्लियोटाइड डिवाइड बाय, क्लास में तो दिख जाते हैं, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता तब नहीं दिखता क्या दे रहे क्या पूछ रहे। वहां तो जो मन में आता वहां से ठोक के आते। इज इट क्लियर? अब एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर हमें लेंथ दे दी जाए तो बेस पेयर निकाल लेंगे? कैसे निकाल दोगे? पक्का? पढ़ो। वॉल्यूम ऑन रखो, वॉल्यूम क्यों ऑफ कर देते हो? है? क्या क्वेश्चन है? इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ द बेस पेयर इन ई कोलाई? क्या करोगे? समझ गए? लेंथ अपॉन 3.4, लेंथ अपॉन, ये आपका होमवर्क है, लिखो कॉपी में।
लेंथ ऑफ डीएनए इन ई कोलाई, लेंथ ऑफ डीएनए इन ई कोलाई is 1.36 mm. Length of DNA in E. coli is 1.36 mm. Then what will be the number of base pair? ओ मेरे भोले बाबा, यूनिट एक करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी यूनिट। समझ रहे? गड़बड़ कहां होगी? ऊपर नीचे दोनों यूनिट सेम कर दो, या तो दोनों एमस्ट्रॉन्ग में कर दो या दोनों मीटर में कर दो, यूनिट सेम करो तो आंसर आएगा। मतलब जल्दी कर बैठोगे, कर लोगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डीएनए? ये नीट 2022 का क्वेश्चन था। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए found in haploid cell of human? What is the length of the DNA found in haploid cell of human? तुम लोगों का आंसर गया था 2.2 मीटर, लेकिन वो तो बाद में आके पता लगा, वो तो एग्जाम खत्म होने के बाद में पता लगा आंसर कुछ और था, क्योंकि हमें तो वैल्यू रेडी हुई थी 2.2 मीटर। क्या रेडी हुई थी? वो 2.2 मीटर हैप्लॉइड की है कि डिप्लॉइड की है? और आपको पेपर ने क्या पूछ लिया? वो वैल्यू किसकी थी? और आपको पेपर ने क्या पूछ लिया? होगी सबसे गड़बड़। तो मैंने हैप्लॉइड को अंडरलाइन भी किया। इसका सॉल्यूशन मैं करूंगा। सॉल्यूशन, हमसे पूछा गया है हैप्लॉइड सेल, बोर्ड पर रहो बच्चों, हमसे क्या पूछा गया? मतलब एन। हमारी हैप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोजोम है या 23 क्रोमोजोम है? हमारी हैप्लॉइड में 23 क्रोमोजोम। तो 23 क्रोमोजोम के पास जो डीएनए है, 23 क्रोमोजोम के पास जो डीएनए है ना, इस डीएनए में 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है ना। ये हमारी एक हैप्लॉइड सेल है, ये हमारी हैप्लॉइड सेल का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में 23 क्रोमोजोम है। हाँ बच्चों, कितने क्रोमोजोम है? और हर एक क्रोमोजोम के बाद डीएनए, हर एक क्रोमोजोम के पास। तो इस एक हैप्लॉइड सेल में टोटल जो डीएनए है, उस टोटल डीएनए में कितने बेस पेयर है? तो 3.3 इंटू 10 की पावर 9 एक क्रोमोजोम में या 23 क्रोमोजोम में? 23 क्रोमोजोम में। और हमसे क्या पूछा है? हैप्लॉइड सेल। इसका मतलब हैप्लॉइड सेल में हमारा ये कंटेंट आ गया। लेंथ निकाल लो। लेंथ कैसे निकालते हैं? बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक काम करते हैं, इसको मीटर में निकाल लेते हैं। निकाल ले, चलो करो। 3.3 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3.4 इंटू 10 की पावर -10। क्या वैल्यू आएगी? और हम करके आए थे 2.2। आंसर क्या करके आए थे? क्यों? हमें ये वैल्यू याद थी सबको। बट ये वैल्यू किसकी है? हैप्लॉइड की है कि डिप्लॉइड की है? तो हमें वैल्यू तो याद थी, बट हमने ये नहीं देखा वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। ये बेवकूफी हुई है। किस किसने की थी बेवकूफी? लगभग सभी ने किया। शर्मा रहे हाथ उठाने में। हुई है, सबसे हुई है। अरे कोई बात नहीं, जो निकल गया वो अपना नहीं था, आने वाला कल अपना है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। अब हैप्लॉइड की जगह कर दो डिप्लॉइड सेल। कॉपी में पूरा फॉर्मेट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डीएनए फाउंड इन द डिप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन? तो 3.3 कैसे होगा बेटा? क्या आएगा? हाँ, इंटू 10 की पावर 18। क्यों 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? अच्छा, पावर को नहीं करते? ओके, मेरे तुम्हारी मैथ तो होती होगी। क्या आया? 2.
ओके, अब एक बात बताओ, ये जो आपने 2.2 मीटर लेंथ निकाली, ये नाप कर देखी है या ये एज्यूम्ड है? इसको सीधा से कैसे एज्यूम किया है? बेस पेयर को 3.4 से मल्टीप्लाई करके हमने नाप के देखी फीता लेके, या एज्यूम किया? पढ़ना शुरू करो। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive बेस पेयर एज द 0.34 if the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is simply by multiplying the total number of with the distance between two, that is the 6.6 into, it comes out to be approximately, ये अंडरलाइन करना, टिपिकल मैमेलियन सेल। तो यार हमारी टिपिकल मैमेलियन सेल किस कैटेगरी में जाएगी, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? टिपिकल का मतलब क्या होगा, बेसिक। तो हमारी बेसिक सेल हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, हैप्लॉइड की या डिप्लॉइड की? ये डिप्लॉइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हमारी टिपिकल सेल किस कैटेगरी में आएगी? इज इट क्लियर? बोर्ड पर रो। तो हमारी एक डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46। और एक डिप्लॉइड सेल में कितना डीएनए है? तो अब आपके 11th की एनसीईआरटी क्या कहती है, सेल बायोलॉजी क्या कहती है? अप्रॉक्स 2 मीटर लॉन्ग डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 46 क्रोमोसोम। याद है कि वो जो 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है वो एक क्रोमोसोम में है या 46 में है? वो एक में नहीं है, वो 46 में है। अप्रॉक्स 2 मीटर लॉन्ग डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द, लाइन क्लियर? अब यार ये हमारी एक सेल है, इस सेल का साइज तो माइक्रोन में होता है। किस में होता है? मतलब एक सेल को हम नेकेड आई से देख तो सेल का न्यूक्लियस तो और छोटा हो गया। सेल का साइज किस में? माइक्रोन में। तो सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है ये? 10⁻⁻⁶ मीटर में चला गया। मतलब यार इस माइक्रोन साइज सेल के न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। नहीं सरप्राइज क्यों होते हो? पूछा थोड़ी, बताया है। पूछा क्या? बताया? बताया पूछ के। अरे सिंपल सी बात है ना यार, खुद करो ना। ये कमरा है, इस कमरे का व्हाटएवर जो भी डायमीटर है, इस कमरे में 1 लाख मीटर लंबी रस्सी रखनी है। चॉइस नहीं है, ऑर्डर है। क्या करोगे? रख दोगे, रख दोगे ना। लेकिन सीधा रखोगे या कॉइल करोगे? अब इस तरह से रखनी है कि आपको रखने के बाद आपके बैठने की जगह खत्म नहीं होनी चाहिए। सोचो, कॉइल करो और ऊपर रखो, साइड में रखो, कहीं मर्जी रखो, बट आपके बैठने की जगह डिस्टर्ब। लगाओ सेल को, सोचो क्या सेल ने इतना बड़ा डीएनए अपने छोटे से न्यूक्लियस में रख लिया या नहीं रख लिया? और इस तरह से रखा कि उसकी बाकी एक्टिविटी अफेक्ट ना हो, उसकी बाकी एक्टिविटी। लेकिन सेल को सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी कि अगर इस डीएनए को रखना है तो उसके पास एक ही तरीका है, दैट इज द कॉइलिंग। और प्रॉब्लम क्या थी? डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है। उस नेगेटिव चार्ज का कारण कौन है? और वो फॉस्फेट इसकी पेरिफेरी पर है। फॉस्फेट इसकी, तो डीएनए की पेरिफेरी पे कौन सा चार्ज है? तो क्या वो नेगेटिव चार्ज इसको आसानी से कॉइल होने देगा या नहीं होने देगा? वो इसको कॉइल, तो इसका मतलब कॉइलिंग में सबसे पहले नेगेटिव चार्ज को खत्म करना पड़ेगा। तो नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन की जरूरत थी। अब डीएनए की नेचर क्या है, एसिडिक या बेसिक? तो हमें प्रोटीन कैसी चाहिए थी? अब नाम बोल सकते हो? तो सिंपल सी बात सोचो, स्टोन की जरूरत क्यों पड़ी? 1 वर्ड आंसर चाहिए। हेडिंग क्या है? क्यों स्टोन की जरूरत पड़ी? इज इट क्लियर? क्यों? डीएनए की लेंथ कम है, डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा है और सेल के पास स्पेस, डीएनए की लेंथ बहुत, सेल के पास स्पेस बहुत। तो इतने लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल को अगर सेल में रखना है तो एक ही तरीका बचता है, रैंडमली रखेंगे या पैक करना पड़ेगा। बट पैकिंग में प्रॉब्लम, चार्ज आ रहा था। तो चार्ज को जब तक खत्म नहीं कर पाएंगे तब तक पैकिंग पॉसिबल। तो चार्ज को खत्म करने के लिए क्या एक प्रोटीन की जरूरत पड़ी? उस प्रोटीन का नाम क्या है? क्या काम है हिस्टोन का? इसका मतलब हिस्टोन कब चाहिए? जब डीएनए बनेगा। डीएनए कब बना? एस में। तो हिस्टोन भी कब बनेगा? डीएनए कब बना तो हिस्टोन भी कब बनेगा? हिस्टोन का काम क्या है? तो जब डीएनए बनेगा तभी किसकी जरूरत है?
तो डीएनए कब बना, तो हिस्टोन भी कब बनेगा। बस अंतर क्या है यार, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बनेगा तो हिस्टोन न्यूक्लियस के बाहर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोटीन तो हमेशा साइटोप्लाज्म में बननी। वन वर्ड डिफाइन करेंगे, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द हिस्टोन, पैकेजिंग ऑफ। अगला क्वेश्चन रीड करेंगे, इधर 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 रहो। हाउ इज सच ए लॉन्ग मॉलिक्यूल। अच्छा खासा आंसर आपने निकाल लिया इसका, डन। वो जो आपने पढ़ा है वो किस में पढ़ा है, प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में, किस में पढ़ा आपने। वो जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो किस पर एप्लीकेबल है, यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोसोम बनता है नहीं बनता। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर है, भूल गए। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर हैं, कितने बेस पेयर हैं। यहीं से क्वेश्चन करेंगे एक अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम, हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम आर फाउंड इन haploid cell of human। How many nucleosome are found in the haploid cell of human। हाँ बच्चों क्या अंडरलाइन करोगे, अगर न्यूक्लियोसोम का नंबर निकालना है, न्यूक्लियोसोम का नंबर निकालने का तरीका क्या है, बेस पेयर अपॉन 200। कैसे निकालेंगे न्यूक्लियोसोम, बेस पेयर अपॉन, क्यों, एक न्यूक्लियोसोम में, तो कैसे निकालेंगे नंबर, बेस पेयर को 200 से करवान से निकालो। क्या पूछा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, तो हैप्लॉइड में क्या है 3.3 इंटू 10 की पावर अपॉन 200, तो क्या आ गया आंसर 1.65 इंटू 10 की पावर 7। कहां कंफ्यूज हुआ, कहीं कंफ्यूज नहीं हुआ। हैप्लॉइड में, अगर डिप्लॉइड में, अगर डिप्लॉइड पूछ लेता तो समझोगे सर, ये आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना। फिर दूसरी बार आप पे क्या पड़ी, एक न्यूक्लियोसोम में 200 क्या है, इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये 400 न्यूक्लियोटाइड है या 400 बेस पेयर है, ये क्वेश्चन भी था ये सब। A typical nucleosome have the 400 base pair। सही हो गया या गलत हो गया, 400 क्या है बेस पेयर, तो 400 क्या है, 400 न्यूक्लियोटाइड है, 400 बेस पेयर नहीं है। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। Theoretically, how many such bead do you imagine are present in a। अच्छा देखो, हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं लिखा ना, तो किस में निकालोगे, क्योंकि टिपिकल सेल क्या है, टिपिकल सेल क्या है, तो किस में निकालेंगे। अब बोलो कोई डाउट, दोनों क्वेश्चन सोल्व है। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में आपको सर ने पूरा पढ़ा दिया, अब हम प्रो की बात करेंगे, बोर्ड पर रहेंगे सारे बच्चे। मैं बात करता हूं ई कोलाई की। अगर मैं ई कोलाई की बात करता हूं, क्या ई कोलाई में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है या नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर अपन यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसका जो डीएनए है वो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड है। क्या प्रो में ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, तो क्या इनका डीएनए बाउंड होगा, तो फिर क्या होगा, बाउंड होगा है स्कैटर्ड होगा। इसका मतलब ई कोलाई का डीएनए क्या है, गलत जवाब। कोई बात नहीं, पता लग रहा है, तुमने एनसीईआरटी पढ़ी या नहीं पढ़ी, बस वही चेक कर रहा हूं। अगला, इनमें हिस्टोन प्रोटीन है या नहीं है, इसका मतलब न्यूक्लियोसोम। अब डर के आंसर नहीं दे रहे हैं, आंसर तो दो, गलत हो डजंट मैटर, न्यूक्लियोसोम सही जवाब है ये। ओके, लेकिन यार हिस्टोन नहीं है, हिस्टोन बट कोई दूसरी प्रोटीन तो चाहिए, क्योंकि इनके डीएनए की लेंथ भी सेल की लेंथ से कहीं, मतलब यहां भी पैकिंग तो करनी, हिस्टोन है या नहीं है, तो हिस्टोन जैसी कोई दूसरी प्रोटीन।
तो इनमें हिस्टोन है या पॉलीअमाइंस है? हिस्टोन है या नहीं है? हिस्टोन की जगह क्या है? हिस्टोन की जगह क्या है? तो ये ई कोलाई के पास यहां क्या है? पॉलीअमाइंस। क्या है? क्या है? तो ई कोलाई की बात करेंगे, प्रो की बात करेंगे, उनमें हिस्टोन है या नहीं है? हिस्टोन की जगह क्या है? हिस्टोन की जगह क्या है? तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर ये जो डीएनए है ना, ये पॉलीएमाइंस के चारों तरफ क्या बनाता है? लार्ज लूप। क्या बनाता है? क्या बनाता है? किसके चारों तरफ बनाता है? पॉलीएमाइंस। किसके चारों तरफ बनाता है? तो जिस एरिया में ये स्ट्रक्चर होती है ना, उस एरिया को क्या कहा गया है? अब बताओ, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है या नहीं है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? तो क्या डीएनए स्कैटर्ड है या न्यूक्लियोइड में है? स्कैटर्ड नहीं है। स्कैटर्ड है या न्यूक्लियोइड में है? पक्का ना? श्योर ना? शुरू करो। इन प्रोकैरियोट्स सच एज they do not have a well defined but DNA नहीं, नॉट क्या है? DNA is scattered। अरे नहीं, नॉट नहीं है। अच्छा, अब से है। अच्छा, पहले नहीं होता था। DNA is throughout the DNA being is held with some that have the in a region termed as स्कैटर्ड है। अच्छा, अब से नहीं है, पहले था। स्कैटर्ड है या न्यूक्लियोइड में है? न्यूक्लियोइड में किस तरह से है? अगली लाइन, क्या लिखा है? द डीएनए इन इज इन द हेल्ड बाय। द्वारा जाएंगे डायग्राम पे। हम बात करें प्रोकैरियोट्स, किसकी बात कर रहे हैं? लाइक द, क्या इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है? क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? क्या डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड है? तो क्या वो स्कैटर्ड होगा? नहीं, वो तो दिमाग कहता है हमारा कि क्या होना चाहिए। अब बोलो, स्कैटर्ड है या न्यूक्लियोइड में? किस तरह से है न्यूक्लियोइड में? उसने क्या बना रखे हैं? लार्ज। किसके चारों तरफ? पॉलीएमाइंस। नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है? दो वर्ड है, दोनों को अलग करो। पॉली एंड एमाइंस। पॉली छोड़ दो, एमाइंस, अमाइनो। और एमाइनो पे कौन सा चार्ज है? तो पॉलीएमाइंस पे कौन सा चार्ज आएगा? अब बोलो, हिस्टोन पॉलीएमाइंस दोनों को होमोलोगस कहूं या एनालोगस कहूं? गुड। स्ट्रक्चरली सिमिलर है, डिफरेंट है? स्ट्रक्चरली बट फंक्शन, स्ट्रक्चर बट फंक्शन। एनी डाउट? रियल में क्या है बच्चों? पॉलीएमाइंस प्रोटीन नहीं है। बट ये बात याद नहीं रखनी, भूल जाना। एनसीईआरटी पढ़ो, साफ प्रोटीन लिखा हुआ है। वास्तव में ये प्रोटीन तो अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर है? और ये किसका पॉलीमर है? अमाइनो एसिड का या अमाइंस का? ये वास्तव में अमाइंस का एग्रीगेशन है। अमाइंस का वास्तविकता गई भाड़ में। क्या लिख रही है एनसीईआरटी? तो हम क्या मानेंगे? हम क्या मान के चलेंगे? रियलिटी गई तेल लेने, 4 नंबर तो ये लाइन देगी। तो हम क्या मान के चलेंगे? तो मैं हिस्टोन को भी प्रोटीन कह रहा हूं, पॉलीएमाइंस को भी। तो फिर मैं कह दूं दोनों एनालोगस होगी। दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट है, बट फंक्शन इज इट क्लियर? कॉपी में बना लो, घर जाके तो एनसीईआरटी में करना ही है, पर्ची बना के एनसीईआरटी में ठोक लेना। ठीक है? तुम घर जाके एनसीईआरटी पढ़ने का कष्ट करते हो? अच्छा लिखती है या खराब लिखती है? समझ में आ रहा है? हाँ ना, एनसीईआरटी समझ में आया तो क्या लिखा है, नहीं समझ में क्या लिखा है, ऐसा होता है नहीं होता? अरे यार, इस चैप्टर में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन तुम एक पैरा में से निकाल दे। पॉसिबल है या नहीं है? ये तो 50 पेज का चैप्टर है। क्या 50 पेज के चैप्टर में 6 क्वेश्चन नहीं है? तो बार क्यों जाना है?
तेरा न्यूक्लियर तो ऐसे बने जैसे HIV वायरस का अटैक हो गया। HIV की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है ना, हाँ बनती है, हाँ वो कैप्सिड होता है, कैप्सिड के ऊपर वो बने होते हैं कैप्सोमियर से, तो लग रहा है ई कोलाई पे वायरस खा गया। ये तो बेटा बहुत अच्छे डायग्राम है, गलती से लड़कों को देख ली मतलब ई कोलाई को पैरालिसिस हो गया। एक तो लड़कों की कॉपी और एक इनके रूम कभी मत देखो। ये लड़के वो लाइफ जीते हैं जब तक खाना बनाने की चाय की नौबत कढ़ाई में ना आ जाती, इनकी बर्तन नहीं धुलते। जब तक घर से कोई आने वाला ना हो तब तक कमरा सेट नहीं होता, और जब तक शौक से कोई बेहोश होने की नौबत ना आ जाए शौक धुलती नहीं है। बहुत रफ एंड टफ लाइफ जीते हैं लड़के। अब कम वक्त तो तुम्हारी सपोर्ट कर रहा हूं, मैं भी ऐसा हूं। सॉक्स पहनते नहीं। चलिए ओके। ये लड़के हमारे होते हैं वो तंग नहीं होते, नंग होते हैं। यहां पैसे की कमी नहीं होती, पैसा ही नहीं होता। वो जब घर से पैसे आने वाले होते हैं ना, वो उधारी 2 दिन पहले से बाहर खड़े होते हैं। वो 6 को पैसा आता है, 7 को वही हालत 5 वाली। उनको पता है 7 को आ गया तो आ गया, नहीं तो अगले महीने की 7 आएगी। इनकी हालत हुई तो कोई जाके इनके कमरे का एड्रेस पूछ लो, पान वाला खोखा भी हाथ पकड़ के घर तक छोड़ाएगा। तो तेरे को क्या पता, अरे उधार लेनी है जी। चलिए एक लाइन और एनसीईआरटी की, बाकी आपको पीयूष सर ने सारा पढ़ाया हुआ है ना। एक लाइन नो, एनसीईआरटी पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी में कोई दिक्कत नहीं, तरीका सारा सर ने बताया हुआ। एक लाइन यहां से हम पढ़ेंगे, द पैकेजिंग ऑफ द क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्ड द दैट आर कलेक्टिवली रेफर टू एज द। इसको थोड़ा सा डिटेल तो हेडिंग डाल लेंगे NHC प्रोटीन। NHC प्रोटीन, ये ना मॉडल में खूब सारे क्वेश्चन है, जो मॉडल करोगे ना इसमें खूब सारे क्वेश्चन है। पहली बात, ये जो NHC प्रोटीन होती है ना, ये बच्चों एसिडिक प्रोटीन होती है। हिस्टोन कैसी है, एसिडिक है या बेसिक है? जबकि NHC, अब ध्यान से सुनना, सोलेनोड तक आते आते डीएनए का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो चुका है, नेगेटिव चार्ज खत्म। सोलेनोड तक बनाने का काम पूरी तरह से हिस्टोन का है। किसका है? अब सर ने क्या बताया, सोलेनोड से जब सुपर सोलेनोड में जा रहे हैं तो वहां कौन आ रही है, नॉन हिस्टोन। इसका मतलब इनिशियल पैकिंग कौन करता है, हिस्टोन या नॉन हिस्टोन, और फर्दर पैकिंग लाइन द्वारा पढ़ेंगे, द पैकेजिंग ऑफ एट द हायर लेवल। लोअर लेवल पे कौन कर रहा है, और हायर लेवल पे रिक्वायर्ड एडिशनल सेट ऑफ कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द। यहां तक क्लियर है? अब नॉन हिस्टोन का एक काम नहीं है, नॉन हिस्टोन के कई काम है। नॉन हिस्टोन परफॉर्म में वैरायटी ऑफ फंक्शन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन स्ट्रक्चरल होती हैं। क्या होती हैं? स्ट्रक्चरल। इसके आगे लिखो हेल्प इन पैकिंग। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल क्या काम करती है, हेल्प इन पैकिंग। इसका आपको सर ने एग्जांपल बताया है, स्कैफोल्ड। ये जो स्कैफोल्ड है, हिस्टोन है या नॉन हिस्टोन है? बट वो कौन सी नॉन हिस्टोन है, स्ट्रक्चरल, एंजाइमेटिक या रेगुलेटरी? स्ट्रक्चरल। दूसरा एंजाइमेटिक, ये एंजाइम का काम भी करती हैं, एंजाइम का काम करती हैं, और जो एंजाइम का वर्क करती हैं, हेल्प
in replication and transcription. Help in replication and DNA polymerase, RNA polymerase, DNA polymerase, RNA polymerase. और तीसरा रेगुलेटरी। रेगुलेटरी क्या करती हैं? कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेटरी क्या करती हैं? कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। कल हमने डिस्कस किया था ना कि क्या हमारी सारे की सारी सेल में नंबर ऑफ जीन और टाइप ऑफ जीन एक जैसे, बट सभी का एक्सप्रेशन सेम? सभी का स्विच ऑन होता है, सभी का स्विच ऑफ होता है, या ऑन ऑफ होता रहता है एज पर द डिमांड? इसका मतलब उनके स्विच को रेगुलेट किया जाता है। तो एक ऐसी प्रोटीन भी है जो क्या करती है? स्विचिंग। क्या करती है? तो जो स्विचिंग करती है वो किस कैटेगरी में आएगी? अब बोर्ड पर आओ। ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है। इस यूकैरियोटिक सेल का ये न्यूक्लियस है। क्या है? अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। तो यार डीएनए को केवल पैक करके छोड़ना है या डीएनए से काम भी करवाना है? तो यहां दो तरह की प्रोटीन दे दी। एक तो दे दिया हिस्टोन, और हिस्टोन के अलावा बाकी जो बच गई सारी। तो नॉन हिस्टोन केवल पैकिंग में हेल्प कर रही है, केवल रेप्लिकेशन में हेल्प कर रही है, या एक्सप्रेशन को कंट्रोल भी कर रही है? तो नॉन हिस्टोन का एक ही काम है, नॉन हिस्टोन के कई काम है। हिस्टोन का एक ही काम है, पैकेजिंग। हिस्टोन का वो कौन सा है? वो भी इनिशियल लेवल पे, वो भी फर्दर लेवल में पैकिंग का काम कौन करेगा? नॉन हिस्टोन केवल पैकिंग करेगा, एंजाइम का काम करेगा, रेगुलेट करेगा, कई काम करेगा। तो इट परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। वैरायटी ऑफ, तो इसे हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन भी कह देते हैं। हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन भी कह देते हैं। हालांकि अभी आता नहीं है क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो केवल एक लाइन एनसीईआरटी की एक और दोबारा पढ़ लेंगे, यहां से पढ़ेंगे, बोलेंगे द पैकेजिंग ऑफ एट द, दैट इज द, बाकी आपने पढ़ा हुआ है सारा, सर ने समझा दिया। इन ए सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर स्टेन्ड एंड सम आर रेफर्ड एज the chromatin that is more and stained as the euchromatin said to be transcriptionally and whereas आज हम ये बात प्रूव कर चुके हैं हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव है। क्लियर कट प्रूव हो चुकी है। अगर आपको बाई चांस ऑप्शन में इनएक्टिव नहीं मिलता है तो आप लेस एक्टिव की तरफ जाएंगे। समझ गए? दोनों चॉइस है, एक इनएक्टिव है, एक लेस एक्टिव है। पहली चॉइस इसको अपोज करना ही नहीं है ना, हमें अपोज कर देगी। साफ क्या लिखा हुआ है? इनएक्टिव। अगर बाई चांस ऑप्शन में इनएक्टिव ना मिले तो अरे हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव है, ये क्लियरली प्रूव हो चुका है। आज तीन ही तो एग्जांपल बचे हेट्रोक्रोमेटिन के, सेंट्रोमियर, टीलोमियर और तीसरा नहीं याद आ रहा, बारबोडी। सेंट्रोमियर, टीलोमियर, तीन एग्जांपल, तीनों ही ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। तो आज क्लियर कट हो चुका है कि हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली अगर इनएक्टिव ऑप्शन में ना मिले तो किसकी तरफ जाएंगे? लेस एक्टिव की तरफ। इज इट क्लियर? बोलो, कोई भी डाउट? क्या करना समझ गए? घर जाके डीएनए की स्टडी हमारी 4 फेज में होती है। कितनी फेज में होती है? पहली फेज में आता है डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का। दूसरी फेज में आता है पैकिंग, क्या आती है? तीसरी फेज में आता है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, और चौथी फेज में आता है रेप्लिकेशन। कितने पार्ट में पढ़ते हैं डीएनए को? पहले पार्ट में स्ट्रक्चर, दूसरे पार्ट में पैकिंग, तीसरे पार्ट में, और चौथे पार्ट में। तो तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। हेडिंग, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए ना 2 एक्सपेरिमेंट हुए। इनमें से पहला एक्सपेरिमेंट लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ बच्चों, पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा है? साथ साथ चलेंगे मेरे। पहला कौन है?
ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये किसने किया था? ग्रिफिथ। किसने किया था? ग्रिफिथ ने ये काम 1928 में किया। कब किया ये काम? ग्रिफिथ ने ये काम कौन से बैक्टीरिया पर किया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। किसने किया था ये काम? कब किया था? किस पर किया था? ग्रिफिथ ने 1928 में। और किस पर किया? हाँ, इन 19 फ्रेडरिक किस पर किया? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द, क्लियर? फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द क्वेश्चन आता तुम्हें नहीं करना। ग्रिफिथ ने इस बैक्टीरिया के 2 टाइप यूज किए। कितने टाइप यूज किए? वो 2 टाइप कौन कैसे थे? एस आर। कौन कौन से थे? ये बेटा 5 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। मेरे साथ साथ चलेंगे। केवल एक छोटा सा काम करना है आप सबको। आप सबको मेरे को एस की फुल फॉर्म बतानी है। अब कारण ढूंढने। एस क्या मतलब है? क्यों है ये स्मूथ? स्मूथ होने का कारण क्या है? क्योंकि इसकी जो कॉलोनी है, इसकी कॉलोनी के चारों तरफ क्या होता है? पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। हाँ बच्चों, क्या है? इसका मतलब ये बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है या नॉन कैप्सुलेटेड है? कैप्सूल है ना। तो कैप्सूल होने के कारण जब ये बॉडी पर अटैक करेगा तो क्या WBC इसको एनगल्फ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। मतलब बैक्टीरिया सरवाइव करेगा या मर जाएगा? तो फिर मल्टीप्लाई भी। तो बोलो ये पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक? वायरुलेंट है, नॉन वायरुलेंट है? निमोनिया करेगा नहीं करेगा? निमोनिया, निमोनिया अगला क्या आएगा? बोलो पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक? वायरुलेंट या नॉन वायरुलेंट? पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक? वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट? तो कॉज न्यूमोनिया। अब अपने आप सोचो आर का मतलब क्या है? सब निकल जाएगा। क्यों रफ क्यों है ये? पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। तो क्या है? कैप्सुलेट, नॉन कैप्सुलेट? पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक? वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट? निमोनिया होगा नहीं होगा? निमोनिया कर लो। बैठेंगे मेरे भाई, चलता रहे। मतलब एग्जाम में पेपर सोल्व करते हैं लेके बैठा रहता है या आंखों के इशारे से आंसर आ जाएंगे? जिन्होंने नोट कर लिया वो ये पैरा पढ़ेंगे यहां से लेके यहां तक। जिन्होंने नोट कर लिया, लेट अस स्टार्ट। हाँ, व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसी का दूसरा नाम पुराना नाम न्यूमोकोकस, भी स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन ए, सम प्रोड्यूस while other produce. This is because the S strain bacteria have a, while R strain does not. Mice infected with the die from, but mice infected with the do not develop. Is that clear? किसने किया था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट? किस पर किया था? कब किया था? कितने टाइप यूज किए थे? कौन कौन से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एस? आर का मतलब, एस का मतलब, क्यों है ये स्मूथ? कारण क्या है? पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है या नहीं है? पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक है? कैप्सुलेट है, नॉन कैप्सुलेट है? निमोनिया करेगा नहीं करेगा? आर का मतलब क्या है? आर का मतलब क्या है? क्यों है ये रफ? पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है या नहीं है? निमोनिया करेगा नहीं करेगा? पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक है? निमोनिया करेगा नहीं करेगा? पक्का? श्योर? डन? 4 एक्सपेरिमेंट की ग्रिफिथ ने। इस तरह की टेबल बनेगी। एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरिया, निमोनिया, माइस, रिजल्ट।
एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरिया, निमोनिया, माइस, रिजल्ट। ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप अपने आप करेंगे। करोगे? एक चीज बच्चों हमेशा दिमाग में रखना कि यार कोई भी एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं, कोई भी वर्क अपन करते हैं, उस वर्क का रिसर्च कब शुरू होता है? जब हमारे पास रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आता है। जब तक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा वो कभी भी रिसर्च का मैटर। रिसर्च कहां से शुरू होती है? काश एप्पल नीचे ना गिरा होता। अपने आप को ले लो यार, न्यूटन का तेल लेने खुद को ले लो। एग्जाम दे के आते हो ना, उसमें कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं ना, तो घर जाके कौन से क्वेश्चन रिव्यू करते हो? नहीं, जो सही हुए, जो सही हुए उनको तो देखते ही नहीं है। किनको रिवाइज करते हो, किनको रिव्यू लेते हो? क्यों? वो गलत है या अनएक्सपेक्टेड रह गए? जो तुमने सोचा था वही आंसर आया, कुछ हटकर आया, तो फिर दोबारा देखते हो यार गलतियां कहां हुई। गलतियां किनको रिव्यू लेते हो? जो सही है या गलत है? सही का रिव्यू। रिसर्च कहां से शुरू होती है? एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड? यू विल स्टार्ट वर्क। अपने पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एस यूज किया और दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने आर यूज किया। सोचो तुम पहले क्या कर रहे हो, फिर मैं हेल्प करूंगा। हाँ, पहले में क्या यूज किया इन्होंने? बोलो, पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक? निमोनिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हुआ या नहीं हुआ? चूहे मरने चाहिए नहीं मरने चाहिए? मरे या नहीं मरे? एक्सपेक्टेड है या सरप्राइज है? पहले में इन्होंने क्या इंजेक्ट किया? एस के कारण निमोनिया। निमोनिया होगा तो इसके कारण चूहे मर गए। रिजल्ट एक्सपेक्टेड है या सरप्राइज है? करो अपने आप दूसरा, दोनों भरो को भी अपनी। रिजल्ट कैसे है? क्यों? बावड़े है। सेकंड का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है? पक्का? चलो पढ़ो। एस क्या है? पैथोजेनिक है नॉन पैथोजेनिक है? निमोनिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हुआ या नहीं हुआ? चूहे मरने चाहिए नहीं मरने चाहिए? मरे या नहीं मरे? तो एक्सपेक्टेड है सरप्राइज है? फिर क्या भेजा? पैथोजेनिक है नॉन पैथोजेनिक है? निमोनिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हुआ या नहीं हुआ? चूहे मरने चाहिए नहीं मरने चाहिए? एक्सपेक्टेड है या सरप्राइज है? एक्सपेक्टेड है। जब तक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा तब तक रिसर्च शुरू। थर्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड में इन्होंने क्या किया? हीट किल्ड एस लिया। पहले दिमाग में फिट करो बातें। हीट किल्ड एस है मतलब बैक्टीरिया को मार दिया, तो मरे हुए बैक्टीरिया में पैथोजेनिक पावर, तो निमोनिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हुआ या नहीं हुआ? चूहे मरने चाहिए नहीं मरने चाहिए? मरे या नहीं मरे? एक्सपेक्टेड है सरप्राइज है? पढ़ो लाइन। ग्रिफिथ was able to kill by he observed that heat killed a strain injected into did not। हाँ बोलेंगे कौन है? एस्ट्रेन है। क्या है? डन? कर लो नोट। रिजल्ट क्या है फिर से? एक्सपेक्टेड है या सरप्राइज है? क्या अभी तक कोई सरप्राइज कंडीशन आ रही है या नहीं आ रही? कोई सरप्राइज कंडीशन मतलब रिसर्च का कोई मैटर नहीं है। ओके? फोर्थ, अब इन्होंने क्या किया? बोर्ड पर रहेंगे। अब इन्होंने आर के साथ हीट किल्ड एस लिया। अब जितना मैं पूछूं, आर पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक? निमोनिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक? निमोनिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मतलब यहां चूहे मरने चाहिए नहीं मरने चाहिए? बट यहां चूहे मरे, और मरे तो ये रिजल्ट क्या हो गया? क्या हो गया? पढ़ो। एस्ट्रेन क्या है?
इतने कितने चूहे खा लिए माइस ने, इतनी कितनी बिल्लियां खा ली कि नॉन पैथोजेनिक से मर गया। बोर्ड पर रहेंगे, बोर्ड पर रहेंगे। डन। अब सेकंड और थर्ड को दोबारा रिव्यू करो। सेकंड में क्या भेजा, थर्ड में क्या भेजा? मतलब जब इंडिविजुअली भेजा तो चूहे, मिलाकर भेजा तो मर गए। मतलब जब इंडिविजुअल गए तो चूहों का कुछ भी, और मिलकर गए तो चूहों की बैंड बजा दी। मिलकर गए तो चूहे, दोबारा वर्क करो। यहां क्या भेजा? आर भेजा, मरे या नहीं मरे? यहां क्या भेजा? मरे या नहीं मरे? और मिलाकर भेजा, मर गए। मर गए, मर गए। अब इन्होंने क्या किया, क्या किया? मरने का कारण जानने की कोशिश की। क्या किया? मरने का। अब भाई कोई मर गया, मरने के बाद उसका कारण जानना है तो उसको उठा के पूछें क्यों मरा, या पोस्टमार्टम करें? पोस्टमार्टम क्यों कर रहे हैं? पता लगा। उसको उठा के थोड़ी पूछ सकते, उठा के पूछें या पोस्टमार्टम करें? जब डेड माइस की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो इसको तो अंदर एस भंगड़ा करते हुए दिखाई दी। अंदर क्या करते? एस। मरने का कारण समझ में आ गया? क्या है मरने का कारण? एस है या न्यूमोनिया? मरने का कारण, क्योंकि अभी तक तो श्योर ही नहीं हो ना मरे क्यों है। मरे श्योर, तो मरने का कारण जानने के लिए इन्होंने डेड माइस की बॉडी का क्या किया? पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम किया तो अंदर क्या मिला? चलो अब यहां से पढ़ेंगे। व्हेन ही, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, व्हेन ही इंजेक्टेड एंड द माइस इज, आदत पड़ी है तुम्हें रटने की। यहां तक बात क्लियर? बट मरने का कारण अभी तो नहीं पता। अगली लाइन पढ़ेंगे। अगली बात समझ में? तो मरने का कारण क्या समझ में आ गया? एस मिला। जब पोस्टमार्टम किया तो अंदर कौन मिल गया? वो तो कर रहे थे, बोलो तारा रारा, क्या नहीं कर रहे थे? पता लगा मरा तो निमोनिया से, मरा तो, अरे फोर्थ में तो मरना ही नहीं चाहिए था यार, फोर्थ में तो, बट मर क्यों गया पता ही नहीं लगा। मर क्यों गया पता लगा नहीं लगा। तो पता लगाने चूहों को उठा के पूछा भाई क्यों मर गया है? बिल्लियां ज्यादा खा ली। क्या पता लगा? जब उसका पोस्टमार्टम किया तो क्या मिला अंदर? क्या कर रहा था अंदर? तारा रहा। तो क्या पता लगा? मरने का कारण तो निमोनिया है। मतलब एक मिस्ट्री सोल्व होगी, मरने का कारण समझ में आ गया। कमबख्त, ये कहां से आया? ये तो नहीं भेजा, इसने भेजा या नहीं भेजा? बट ये तो अंदर भांगड़ा कर रहा था। इसने भेजा नहीं भेजा? बट ये तो अंदर, इसका मतलब ये बाहर से आया या अंदर बना है? इसने क्या भेजा है? इसने तो आर भेजा है और हीट किल्ड एस भेजा। इसने क्या भेजा? या फिर इसका मतलब इनमें से कोई एस में बदला, कोई एक। ये तो हीट किल्ड है, मरा हुआ है। तो मरा हुआ तो जिंदा, क्योंकि ग्रिफिथ इंडियन साइंटिस्ट नहीं था। समझ तो गए सारे? इंडियन होता तो पुनर्जन्म हो जाता, क्या नहीं होता? बट वो इंडियन, मतलब पुनर्जन्म, मतलब हीट किल्ड एस तो बदला या नहीं बदला? तो फिर कौन बदला? मतलब आर शरीर में जाते ही एस में बदल गया। यस सर। तो इस पे दोबारा वर्क करेंगे हम, करें? किसको भेजा? डेथ। और यहां आर को मिलाकर भेजा तो डेथ। समझ गए? तो लगाओ दिमाग। आर अपने आप बदल गया या कोई कारण है? कोई, और वो कारण कौन है? हीट किल्ड एस। दोबारा वर्क करेंगे। जब केवल आर भेजा तो नहीं मरा, और जब आर को मिलाकर भेजा तो मतलब हीट किल एस ने इसको कातिल बना दिया। ये गुनाहगार था या नहीं था? बट इस कमबख्त आदमी ने इसको गुनाहगार बना दिया। बात समझ में आ गई? कैसे इंटरप्रिटेशन है? ये बात क्लियर हो रही है? दोबारा वर्क करेंगे। केवल आर भेजा, नहीं मरा। केवल हीट किल एस भेजा, मिलाकर भेजा, मरना तो, बट
तो पहला क्वेश्चन मार्क क्यों मरा? पोस्टमार्टम से पता लग गया। फिर अगला क्वेश्चन मार्क एस कहां से आया? इसने तो नहीं भेजा, तो क्या बाहर से आया अंदर बना? फिर अगला क्वेश्चन किससे बना? आर सेकंड। और फिर लास्ट क्वेश्चन कैसे बना? हीट किल्ड। तो क्या बोला? हीट किल्ड एसिड से कोई मटेरियल किस में चला गया, जिसके कारण आर किस में बदल गया। तो अब पढ़ेंगे अगला पैरा। He concluded that R strain bacteria had somehow been, रुक जाओ, आर कातिल नहीं था, उसको किसी ने कातिल, had somehow been transformed by the, अपने आप हुआ या ट्रांसफॉर्म्ड किया गया? किसने किया? somehow been transformed by the, आगे लाइन समझ में? हीट किल्ड तो क्या हो गया? डीएनए तो इसके पास है। रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो। ओके, अगली लाइन, some transforming principle transferred from the had enabled the to synthesize and become, this must be due to the transfer of the, however the, आई बस में इन्होंने ये बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन तो, यहां दो शब्द है, एक है ट्रांस, एक है फॉर्म। फॉर्मेशन नहीं, फॉर्म। पहला वर्ड क्या? ट्रांसफर हो गया। अगला वर्ड क्या? एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होगी, मतलब आर फॉर्म एस फॉर्म में ट्रांसफर होगी या नहीं हुई? तो उसका कोई तो कारण है, कोई तो। फिर दोबारा वर्क करो सेकंड एक्सपेरिमेंट में। सेकंड में केवल आर दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन, केवल हीट किल एस दिया ट्रांसफॉर्मेशन, मिला कर दिया। इसका मतलब हीट किल एस से कोई मटेरियल आर में, जिसके कारण आर ने अपनी फिजिकल फॉर्म को, बट वो केमिकल कौन है? ये ग्रिफिथ। लास्ट लाइन द्वारा पढ़ेंगे। आई बस मतलब ग्रिफिथ ने बता दिया ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन किसके कारण होता है? ये ग्रिफिथ मैं बता देता हूं, ग्रिफिथ ने नहीं बताया। अब ध्यान दो, अब तेरा क्वेश्चन, ये जो स्मूथ है ना, कौन सा है? इसके पास क्या है? कैप्सूल बनाना बच्चों एक जीन का काम है। जीन बोले तो डीएनए। क्या ये जीन इसके पास है या नहीं है? तो यहां कैप्सूल, वो जीन इसके पास, कैप्सूल भेज दो, बन जाएगा या नहीं बनेगा? बड़े ग्रिफिथ ने नहीं बताया, मैम ने बताया। आगे 3 साइंटिस्ट है, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्थी। कौन कौन है? एवरी, मैक्लियोड एंड, हेडिंग पढ़ना। क्या ग्रिफिथ बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन कर पाया? तो ये किसने किया फिर? एवरी, मैक्लियोड, मैकार्थी। किसने किया? एवरी, मैक्लियोड एंड। ग्रिफिथ ने क्या समझाया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल? मटेरियल के बारे में ग्रिफिथ कुछ भी, ग्रिफिथ का काम 1928 में खत्म। उसके बाद आई मैम, MAM, शॉर्ट में समझोगे सर? एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्थी। नहीं, मैम की फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे, मैम नहीं थी, मेमने थे, याद करने के लिए मैम है। ठीक है भाई, पक्का? चलो यहां तक नोट कर लिया। इसकी थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ी सी लिखेंगे। रिजल्ट ऑफ द फोर्थ एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ द फोर्थ एक्सपेरिमेंट was a surprised condition. Result of the fourth experiment was a surprise condition. On examine the body of dead mice, on examine the body of dead mice, he found
normal as third in it. He found normal as third in it. अरे थर्ड काट दो, सॉरी थर्ड काट दो, नॉर्मल एस इन इट. ही फाउंड नॉर्मल एस इन इट. नॉर्मल एस इन इट on the basis of which he conclude that some material transfer from heat killed as third. अरे यार फिर थर्ड आ गया. सम मेटल ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस टू द आर सेकेंड. हीट किल्ड एस टू द आर. अभी बताता हूं बच्चे, अभी बताता हूं. अच्छा सुन लो सारे, सुन लो. पहले क्या होता था, ये जो एस और आर है ना, इनके आगे बहुत ज्यादा वेरिएंट होते हैं. इनके आगे कई वेरिएंट होते. तो इन्होंने क्या यूज किया था, एस थर्ड आर. बट एनसीईआरटी में वेरिएंट नहीं दिए, तो मैंने भी हटा दिए अपन ने. एनसीईआरटी में नहीं है ना, तो फिर क्यों पंगा लेना. ओके, अब सही देखो लाइन. सम मेटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस टू द आर ड्यू टू विच आर गेट transformed into the S. Due to which R get transformed into the S. Griffith was unable to explain chemical nature of this material. Griffith was unable to explain chemical nature of this material. क्लियर बच्चों? यहां तक ग्रिफिथ का काम खत्म. तो एक छोटा सा पैरा, स्टार्टिंग का पैरा बचा, वो और पढ़ ले. यहां से दोबारा पढ़ेंगे. इन फ्रेडरिक इन ए सीरीज ऑफ which streptococcus witnessed a miracle जानते हो सारे, जादू वटएवर जो भी है ना, अपनी अपनी भाषा. ड्यूरिंग दिस ऑफ इज ए लिविंग, कौन है वो, हैड. अगली लाइन समझ में. एक बैक्टीरिया ने अपनी फिजिकल फॉर्म को चेंज कर लिया, जिसके पास पहले कैप्सूल, अब उसने कैप्सूल डेवलप. क्लियर. अब आपकी सेकंड हेडिंग बच्चों ये डाल लो जो एनसीईआरटी में एज सच, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ओके, अब बोर्ड पर आओ. देखो बहुत ही सिंपल सी भाषा में, बोर्ड पर ध्यान देना सारे बच्चे. मैम के काम से पहले ज्यादातर साइंटिस्ट का व्यू क्या था, जेनेटिक मटेरियल इज द प्रोटीन. पहले ज्यादातर क्या मानते थे, जेनेटिक मटेरियल इज द. ज्यादातर प्रोटीन के फेवर में थे, लेकिन कुछ प्रोटीन के फेवर में. तो प्रोटीन और डीएनए को लेकर लड़ाइयां चल रही थी. लड़ाइयां किसको लेकर चल रही थी, प्रोटीन और, मतलब आरएनए पे किसने ध्यान ही नहीं दिया. आरएनए को तो क्या मान के चलते थे, नाजायज ऐसे ही है, फालतू है, बेकार है, कोई काम का. और जब फाइनल पत्ता खोला तो पता लगा सबके पिताश्री तो आरएनए. सबसे बड़ा गेम कौन खेल रहा है, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता. और उस वक्त आरएनए पे कोई ध्यान ही, आरएनए कोई मानता ही नहीं था. ज्यादातर क्या मानते थे, प्रोटीन, और कुछ किसके फेवर में थे. तो मैम ने क्या किया, मैम ने
44 के अंदर हीट किल्ड एस का केमिकल आइसोलेशन कर लिया। क्या कर लिया? केमिकल, उसने हीट किल्ड एसिड से प्रोटीन, आरएनए, डीएनए तीनों को अलग अलग कर लिया। मतलब ग्रिफिथ ने बता दिया कि हीट किल्ड एस से कोई मटेरियल आर में जाता है, जिसके कारण आर एस में बदला, वो केमिकल कौन है? ये ग्रिफिथ। तो क्या कहने, तीनों को अलग अलग कर दिया, प्रोटीन अलग कर लिया, आरएनए अलग कर लिया और डीएनए, और अलग अलग करके तीनों को 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, 3 डिफरेंट, और तीनों में क्या रखा हुआ है? अगर प्रोटीन के कारण फिजिकल फॉर्म बदलती तो क्या यहां इस टेस्ट ट्यूब में एस बनना चाहिए? अगर प्रोटीन के कारण पॉसिबल होता तो यहां एस, बट यहां एस, यहां एस, यहां एस। इसका मतलब वो कारण कौन है? डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है? प्रोटीन के कारण एस, आरएनए के कारण एस, किसके कारण बना? ये इसका पहला पार्ट था। इसका फिर एक एविडेंस और दिया इसने, पहले पहला पैरा पढ़ो। Prior to the work of the every Macleodan, the genetic material was thought to be a, they work to determine the in the, तो ग्रिफिथ के आगे का काम किसने संभाल लिया? मैम ने। किसने संभाल लिया? मैम ने। पहले क्या काम किया? पढ़ो। They purified biochemicals, protein, RNA and from the, बस क्या किया इसने? केमिकल आइसोलेशन किया, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए तीनों को अलग अलग कर दिया। लाइन क्लियर? आगे पढ़ेंगे। टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म, तो बताओ क्या कंक्लूजन निकला? डीएनए, प्रोटीन या आरएनए? अगली लाइन पढ़ो। क्या कंक्लूजन निकला? किसके कारण हुआ? डीएनए के कारण, आरएनए के कारण या प्रोटीन के कारण? जहां प्रोटीन मिलाया था वहां ट्रांसफॉर्मेशन, जहां आरएनए मिलाया वहां भी, जहां डीएनए मिलाया। इसका मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब इन्होंने एक वर्क और किया। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड में क्या किया? इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ही डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों को एक साथ रख लिया, तीनों को, और इसमें क्या मिला दिया? अब इसने एंजाइम की हेल्प ली। किसकी हेल्प ली? सबसे पहले इसने क्या मिलाया? प्रोटीएज। तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, क्या बच गया इसमें? आरएनए और प्रोटीएज मिलाने के बाद एस बन गया। इसका मतलब प्रोटीन का रोल तो कौन है फिर? डीएनए। पहला काम खत्म। फिर इसने क्या मिलाया? आरएनए। बोलो बच्चों, क्या मिलाया? एस बन गया। पहले क्या मिलाया? कौन डाइजेस्ट हो गया? कौन बच गया? मतलब प्रोटीन का रोल तो किसका रोल है? या तो आरएनए का या, अब दोनों में से एक करना है। अब क्या मिला दिया? कौन डाइजेस्ट हो गया? हो गया डाइजेस्ट। अब प्रोटीन, आरएनए भी, अब भी एस बन रहा है। इसका मतलब फाइनली कौन है ये? इज इट क्लियर? नेक्स्ट पैरा। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम कौन है एंड आरएनए कौन है? डिड नॉट अफेक्ट, सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट ए और digestion with the inhibit, suggesting that the cause the, मतलब सिंगल वर्क या ड्यूअल वर्क? ड्यूअल वर्क किया इन्होंने। एक काम किया, डबल काम किया। फिर भी बहुत सारे साइंटिस्ट इनकी बातों से कन्विंस, दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द, बट नॉट ऑल। तो जो कन्विंस नहीं हुए उनके लिए आया हर्षेन। सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन, अनइक्विवोकल मतलब फाइनल। तो वो जो फाइनल प्रूफ है, वो फाइनल प्रूफ किसने दिया? कब दिया?
मतलब देखो 1952 में ये फाइनल प्रूफ पता लग गया सबको, सबने फाइनली मान लिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और फिर तुरंत 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल आ गया, तो दोनों एक साथ हो गए काम। 52 में क्या मान लिया सबने, डीएनए इज द, और 53 में क्या आ गया, तो सबको डीएनए की स्ट्रक्चर भी समझ में, तो सबकी रिसर्च किस पर, और 10-15 सालों में डीएनए की पूरी बैंड बजा ली। तो डीएनए देख सबसे पहले कब लिया था, देख तो लिया था 1869 में, देख कब लिया था, लेकिन डीएनए जेनेटिक मेटेरियल, इसको प्रूव करने में बहुत लंबा टाइम लग गया। इसके अंदर खूब सारे साइंटिस्ट है, खूब सारे, उनका नाम अभी हमारे नहीं आएगा, इसलिए वो हमें पैरा होल्ड करना पड़ेगा। एक रीडिंग ले लेते हैं, स्टार्ट करेंगे। Even though the discovery of by the and the proposition of by the were almost as the, याद है 1865 1869, याद है सबको, but that DNA act as a took to be and by the quest to determine the for genetic have 1926 में आते आते हम मॉलिक्यूलर लेवल पे वर्क शुरू कर चुके थे। 1926 से पहले फिजिकल लेवल पे काम हो रहा था, 1926 से पहले क्रोमोसोम लेवल पे काम चल रहा था। किस पे चल रहा था, और 26 से मॉलिक्यूलर लेवल पे आगे पढ़ेंगे। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय द मेंडल, सटन, मॉर्गन एंड न्यूमेरियस अदर साइंटिस्ट हैव नैरोड द सर्च टू द लोकेटेड इन द, इन सबका रोल बच्चों क्लासिकल में है। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, सट्टन एंड बोवेरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, याद है, मॉर्गन लिंकेज, मॉर्गन। मेंडल ने क्या बताया था, कैरेक्टर कंट्रोल बाय द फैक्टर। सट्टन ने क्या बताया, वो फैक्टर क्रोमोसोम पे, किसने बताया वो फैक्टर, सट्टन ने। और मॉर्गन ने क्या बताया कि वो एक क्रोमोसोम पर एक फैक्टर नहीं है, बल्कि, हल्का सा हिंट देता हूं, मेंडल क्या कहता था, कैरेक्टर कंट्रोल बाय द, डन। सट्टन ने सबसे पहले क्या था, वो कैरेक्टर कहां है, वो फैक्टर कहां है, तो जो मेंडल जिसे फैक्टर कह रहा था, उन फैक्टर की लोकेशन क्या है। अब यार फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, बट क्रोमोसोम तो केवल 23 है। करेक्टर कंट्रोल बाय द फैक्टर, करेक्टर 23 हजारों हैं, और वो कहां लोकेट है, इसका मतलब 23 क्रोमोसोम पर हजारों फैक्टर है। इसका मतलब एक क्रोमोसोम पर एक फैक्टर, बहुत सारे, तो उन सबकी टेंडेंसी इंडिपेंडेंट जाने की या एक साथ जाने की, उस टेंडेंसी को क्या कहा, आगे काम आ गया मॉर्गन का, मेंडल, फिर सट्टन और फिर मॉर्गन। हाँ, शुरुआत किसकी है, फिर इनकी पूरी वर्क से, इनका वर्क आते थे, हमें यह प्रूफ हो गया कि वो फैक्टर क्रोमोसोम में है और वो न्यूक्लियस के। अभी मॉलिक्यूलर स्टडी स्टार्ट, मॉलिक्यूलर स्टडी 1926 के बाद आई है। 1928 में तो पहला ग्रिफिथ ने वर्क किया, पर ग्रिफिथ के काम से भी डीएनए लेवल तक, तो डीएनए लेवल तक आते थे 1944 आ गया, 44 में भी सारे साइंटिस्ट कन्विंस, तो फिर फाइनली 50 और 53 में आ गया डबल हेलिकल, तो वहां से सारा रिसर्च डीएनए से शुरू हो गया। किससे शुरू हो गया, मतलब डीएनए को देखने में और रिसर्च पूरा करने में 100 साल का अंतर है। देखने में और रिसर्च पूरा करने में 100 साल का। देख तो 1869 में लिया था, लेकिन वहां रिसर्च वर्क पॉसिबल क्यों, टेक्निकल लिमिटेशन, टेक्निकल। और 1900 के बाद तो हमारी जो स्टडी है वो नैनो लेवल पे आ चुकी थी। फिर 1920, 1930, 1914 आता था, हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका था। तब कहां इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, इलेक्ट्रॉन छोड़ो कंपाउंड ही नहीं था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो 1900 के बाद आया हमारे पास, और जब इलेक्ट्रॉन आया तब हमारी नैनो लेवल पे स्टडी शुरू हुई। डन। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को और सोल्व कर लेंगे बस, फिर आज की क्लास पूरी है। तुम्हें आता है इसलिए सब तुम भी बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, बताओगे ना। ये एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अब भाई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, क्वेश्चन 4 नंबर देने वाला होता है, क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है।
तो छोड़ना तो मैं है ही नहीं। चलो आंसर दो, ये क्या है? मैनी डीएनए। क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं है भाई, वो 4 नंबर दे जाता है और कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। हाँ, ये